हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में और इसके स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में इस कंपनी का डिटेल्स फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसका प्राइस एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2024 में इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीनर.इन साइट पर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का कुछ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। सबसे पहले आप देख लीजिएगा इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1834 करोड़। ये एक स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका कैपिटल जो है बहुत ही कम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का जो पी रेशियो है वो यहाँ पर नील है, कुछ भी है नहीं। लगता है इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव पे है, इसलिए पी रेशियो कैलकुलेट नहीं किया गया है। और एक कंपनी जो है अपने निवेशकों को डिविडेंड भी नहीं देते हैं। यहाँ पर डिविडेंड yield 0 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिविडेंड ना दे पाना एक कंपनी के लिए बहुत खराब माने जाते हैं, फिनेंशियली वीक माने जाते हैं। और इस कंपनी का आप ROCE देख सकते हैं 3.15 है, ये बहुत ही कम है। ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर निवेश करना सेफ माने जाते हैं किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए। ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल एसेट है, टोटल जो कैपिटल है उसको इस्तेमाल करके कितना खास पैसा जनरेट कर रहा है सालों भर में, वो देखा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम पैसा जनरेट कर रहा है और ऊपर से इसका ROE जो है वो यहाँ पर 0 दिखा रहा है। जो निवेशकों का पैसा है, ROE का मतलब होता है जो निवेशकों का पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो इक्विटी कैपिटल है उसको इस्तेमाल करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है सालों भर में, वो देखा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ROE 0 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका ROCE और ROE तो नील है, ये लग रहा है इसको देखकर ये कंपनी जो है इसका बिजनेस उतना सही ढंग से नहीं चल रहा है। कुछ तो बात है, हो सकता है इस सेक्टर में जो कॉम्पिटिटर है उससे कंपटीशन करने में कंपनी को बहुत दिक्कत आ रहे हैं। और इस कंपनी का आप डेट इक्विटी देख सकते हैं, यहाँ पर 0 है, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। डेटा ठीक ठाक से अपडेट नहीं हुए हैं, लगता है ये कंपनी जो है अपना इंफॉर्मेशन ठीक ढंग से नहीं दे रहे हैं एक्शंस को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 0.5, ये बहुत ही कम है। मिनिमम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए सही माना जाते हैं, अच्छा माना जाते हैं, उस कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो डेप्ट है उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चुकाने में ये कंपनी कितना सक्षम है ये देखा जाते हैं। अगर 3 से ज़्यादा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी को अपने लोन का प्रीमियम चुकाने में उसको उतना डिफिकल्ट नहीं हो रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम है तो इसको अपने लोन के प्रीमियम चुकाने में दिक्कत बहुत ही आ रहे हैं। नियर फ्यूचर एक कंपनी जो है लायबिलिटी को लेकर फंस सकते हैं। और यहाँ पर इस कंपनी का जो करंट रेशियो आप देख सकते हैं 1.71 है, ये भी कम है। मिनिमम करंट रेशियो 2 होनी चाहिए, तब जाकर सेफ माना जाते हैं निवेश के लिए और इस कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाते हैं। करंट रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी होता है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होते हैं, उसको अपने करंट एसेट से कितने आसानी से मिटा सकते हैं ये देखा जाते हैं करंट रेशियो से। अगर करंट रेशियो 2 से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये होता है उस कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है वो अपने करंट एसेट से आसानी से चुका सकता है। तो यहाँ पर कम है 2 से, तो लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले इसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर आप इस कंपनी के क्वार्टर सेल्स देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर से 16.9% इंक्रीज हुए हैं पिछले क्वार्टर से, ये अच्छी बात है। और इस कंपनी का इस साल का पूरा सेल्स ग्रोथ पिछले साल से माइनस पे चले आए हैं, -4.98% से। आप देख सकते हैं सेल्स इसका पिछले साल से घट गए हैं, माइनस पे आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 साल से इसका इस साल का जो सेल्स है 0.84% इंक्रीज हुए हैं। पिछले 3 साल के हिसाब से कंपेरिजन में इसका सेल्स उतना खास इंक्रीज नहीं हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका इस साल का सेल्स पिछले 7 साल के कंपेरिजन में माइनस पे आ चुका है, -10% हो चुका है। पिछले 7 साल में जब सेल्स हो रहा था उससे भी 10% इस साल घट गए हैं। तो ये जो कंपनी है इसका सेल्स देखकर ये लग रहा है ये कंपनी का पिछले 3 साल का जो सेल्स था, पिछले 7 साल का जो सेल्स था उससे भी करंट साल में इसका सेल्स घट गए हैं। इसका बिजनेस डाउन ट्रेंड पे आ रहा है, इसका सेल्स लगातार घट रहे हैं पिछले सालों से, पिछले 3 साल से, पिछले 7 साल से। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है कंपनी के लिए। और इस कंपनी के जो क्वार्टर्स प्रॉफिट है इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर से 55.1% इंक्रीज हुए हैं। इसका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से इंक्रीज हुए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है इसका सेल्स घट रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कैसे इसका अच्छे हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि किसी कंपनी अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा सकते हैं लेकिन इसका सेल्स को छुपा नहीं सकते हैं। और इस साल का पूरा प्रॉफिट जो है पिछले साल से 11% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका सेल्स बहुत ही घट गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो 30.2% है, ये बहुत ही कम है। किसी कंपनी में निवेश करना तब से माना जाते हैं जब उस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग्स 50 से 60% होता है तब,
क्योंकि प्रोमोटर लोग की कंपनी का ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, सब कुछ उन लोगों को पता होता है कंपनी आगे जाकर क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर 30.2% से बहुत ही कम है। ये बात को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले। और एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहुत खराब है, जो है कंटीजेंट लायबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो है 800 करोड़। आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से उससे कहीं ज़्यादा इसका कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है इस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, अगर वो लीगल केस हार जाते हैं नियर फ्यूचर इन केस, तो ये जो रकम है 8000 करोड़ इसको चुकाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं वो देगा कहाँ से। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1838 करोड़ का, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, उससे 4 गुना इसका कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये बात को भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर्स चेक कर ये लग रहा है ये कंपनी जो है फिनेंशियली बहुत ही वीक है, बहुत ही छोटा कंपनी है, इसका साइज बहुत छोटा है, इसका सेल्स ग्रोथ माइनस पे चले गए हैं, ये डिविडेंड भी नहीं दे पाते हैं अपने निवेशकों को, इसका कंटीजेंट लायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले जरूर इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए। और इस तरीके से कंपनी में निवेश करना बहुत ही रिस्क हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और इस तरीके के कंपनी का स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेट भी होते रहते हैं, जो ऑपरेटर लोग होते हैं स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट का मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं 2007 में इसका प्राइस था, लाइफ टाइम हाई पे था 342 रुपीज़ के आसपास लाइफ टाइम हाई बनाया था। लेकिन करेंट दिनों में इसका प्राइस चल रहा है 8 रुपीज़ के आसपास लाइफ टाइम लो के करीब। तो आप अगर 2024 में निवेश करना चाहते हैं स्टॉक पर, तो आपको दिखाते हैं कि इस लेवल पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। पहले आपको जानकारी के लिए ये बता दें, इस तरीके से फाइनेंशियल वीक कंपनी में निवेश ना करें, क्योंकि इस तरीके से कंपनी में आप फंस सकते हो। मैनिपुलेट करता है ऑपरेटर लोगों ने स्टॉक प्राइस को, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, कभी कभी प्रोमोटर ने 20% ग्रोथ कर देते हैं स्टॉक प्राइस में। तब जाकर इस न्यूज़ पे चले आते हैं इसका कंपनी जो स्टॉक जो है 20% इंक्रीज हो चुका है, लेकिन रियल भी होता नहीं है उसका ट्रेडिंग। ऑपरेटर लोगों ने आपस में ट्रेड करके प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाते हैं। तब जो है जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं होते हैं, वो लोग फंस जाते हैं न्यूज़ चैनल के चक्कर में, प्राइस के मूवमेंट देखकर, तेज़ी देखकर। तो आप अगर तब भी निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, पेनी स्टॉक में निवेश करना आपका पसंद है, तो आपको निवेश करनी चाहिए अगर इसका स्टॉक प्राइस ये जो लेवल है 30 रुपीज़ के ऊपर अगर इसका स्टॉक प्राइस आते हैं तो, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस ये जो लो है इस रेंज के अंदर आप देख सकते हैं 2017 से कंसोलिडेट कर रहा है। अब देख सकते हैं आगे जाकर भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है कब तक इसका स्टॉक प्राइस इस रेंज के अंदर वो ट्रेड करेगा। जब तक इसका स्टॉक प्राइस इससे ऊपर नहीं आता है तब तक आपको इस स्टॉक पे ऊपर की तरफ मोमेंटम देखना नहीं मिलेगा। अगर इसका स्टॉक प्राइस इसको तोड़कर ये जो रेजिस्टेंस है 30 रुपीज़ के लेवल पर इसको तोड़कर ऊपर आते हैं तो आप इस स्टॉक पे ऊपर की तरफ जाने का एक मोमेंटम आप देख सकते हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस लेवल के ऊपर आने दीजिए। 30 से ऊपर अगर इसके स्टॉक प्राइस आते हैं तब जाकर यहाँ पे आपको निवेश करनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा मुनाफा यहाँ पर कमा सकते हैं। इस 30 रुपीज़ के ऊपर अगर इसका प्राइस आते हैं तो इसका स्टॉक प्राइस जो है इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपको किसी तरीके से मैनिपुलेशन पे नहीं फंसना है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। फिर से दोबारा से आपको कहते हैं इस तरीके से कंपनी में आपको निवेश नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। आपको मिनिमम मिड कैप से लार्ज कैप कंपनी में निवेश करनी चाहिए। स्पेनिश स्टॉक में बहुत रिस्क होता है, कंपनी डीलिस्ट भी हो सकता है, कंपनी देवलिया भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस उतना अच्छा खासा नहीं चल रहा है, ये वीक कंपनी है। तो आपको इस तरीके से ट्रैप से बचनी चाहिए। आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको रिसर्च करने में थोड़ा आसानी हो, हेल्प मिले। मैं भी समय समय पर इस स्टॉक के बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।